हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराता है फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th। जो सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 9th एग्जाम्पलर मैथ्स। इस वीडियो के पहले हमने इस सीरीज में 4 चैप्टर्स को एक्सरसाइज वाइज, इवन क्वेश्चन वाइज, एग्जाम्पल्स, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट रिवीजन सब कुछ खत्म करके हमने 4 चैप्टर्स को फिनिश कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको देखिए। एंड आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है ज्योमेट्री का शुरुआत इस क्लास 9 के लिए एंड जो कंटिन्यू होगा क्लास 10th तक। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। बेसिकली उसमें आप चाहें तो यूक्लिड वर्ड को हटा भी दें तो भी इट इज इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इजी है ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाइज, लेकिन इससे काफी घुमावदार क्वेश्चन और काफी दिमाग यूज करने वाले क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि चैप्टर में बेसिकली आप पढ़ते क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर में देखते हैं ज्योमेट्री के कुछ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी बात नहीं होती इतनी। हम इसमें पॉइंट, लाइन, प्लेन एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं कि इनमें से कौन से टर्म्स डिफाइंड हैं, कैसे डिफाइंड है और कैसे वो ज्योमेट्री में यूज होते हैं। और बच्चों, ज्योमेट्री का इतिहास, ज्योमेट्री का जो वो बर्थ है वो काफी नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया एंड बाहर भी वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसका प्रूफ मिलता है कि ज्योमेट्री बहुत पुराना सब्जेक्ट है जो अभी नया नया नहीं डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल, एंशिएंट इंडिया में हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, जैसे कि वैदिक पीरियड में हमारे पास वेडीज का कॉन्सेप्ट था। व्हाट डू मीन बाय वेडीज? बेसिकली बच्चों, अपने टेंपल या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म बना होता है जहां पे व्हाट डू कॉल इट, जिसकी भी आप वर्शिप करते हैं उनको बैठाया जाता है, उनको रखा जाता है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में इस कॉन्सेप्ट को काफी बार देखा गया था, जहां पे अलग अलग शेप के इस टाइप के एल्टर्स या आप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में बनाए गए थे अलग अलग शेप्स के। और यहां से हमें ज्योमेट्री का थोड़ा सा प्रूफ मिलता है कि तब ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इसके अलावा इजिप्ट में एंड यूरोप में भी काफी सारे प्रूफ मिलते हैं कि ज्योमेट्री एग्जिस्ट करता है बहुत पहले के टाइम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियंस ने बहुत सारी टेक्निक्स बनाई थी जो जिसमें वो ज्योमेट्री का यूज करके अपने घर, अपने काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग हाउसेस या डेवलपिंग थिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस ने भी क्या किया था, ज्योमेट्री का यूज किया था किसके लिए? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब घर बनाना है या फिर कोई और चीज बनानी है, कहीं रोड्स बनाने हैं, व्हील्स बनाने एक्सेट्रा में वो ज्योमेट्री का यूज करते थे। लेकिन उन्होंने इसको किसी सिस्टमैटिक साइंस के तरफ डेवलप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। वो जो मीन बाय सिस्टमैटिक साइंस मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चीजों को करने के लिए, एक प्रोसेस होना, एक प्रोसीजर होना। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 9th में आप पहले यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं, फिर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं, फिर ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स पढ़ते हैं। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है यहाँ पे। ठीक है, हम आपको पहले कोऑर्डिनेटर्स पढ़ा के बाद में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाएंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि आपको आधी चीजें समझ ही नहीं आएंगी। तो एक साइंस की तरह एक सिस्टमैटिक वे में डेवलप करने का इतना मेहनत उन्होंने नहीं किया था। हालांकि ग्रीक्स ने काफी मेहनत की और उन्होंने कोशिश की कि यहां पे हम थोड़ा सा ज्योमेट्री को एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ सॉल्व करें। मतलब अगर कोई चीज के होने का रीजन है तो वो क्या रीजन है, मतलब शेप्स हो गए या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया तो वो किस लॉजिक की वजह से ऐसा होता है, ताकि वो एक सब्जेक्ट के तौर पे आने वाली जनरेशन स्टडी कर सके, जो आज हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जो थेल्स नामक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फर्स्ट नोन प्रूफ दिया था, मतलब कोई चीज के होने की वजह फाइंड की थी कि फॉर एग्जांपल अगर पाइथागोरस थ्योरम होती है तो वो a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही क्यों होती है, वाई नॉट a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे। तो उस चीज के होने का पीछे का रीजन क्या है उसको किसने एक्सप्लेन किया था? थेल्स सर ने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है यूक्लिड का योगदान, जिन्होंने ज्योमेट्री का बेसिकली बेस सेटअप किया। इनको ज्योमेट्री का फादर भी आप कह सकते हैं, बिकॉज पूरा ज्योमेट्री इनके दिए हुए कॉन्सेप्ट पे ही डेवलप्ड है। इन्होंने पूरे स्टडी, पूरे वर्क जो हुआ था उस समय में मैथमेटिक्स की फील्ड का, अलग अलग जगह पे यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, उन सबको कलेक्ट करके कोशिश की एक सिस्टमैटिक अप्रोच देने की, जिसको उन्होंने बुक का नाम दिया एंड उसमें उन्होंने डायरेक्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या थे? वो चैप्टर्स थे जो कि यूक्लिड ने डेवलप किए थे, पूरा ज्योमेट्री का जो कंबाइंड एक सेटअप बनाया था उन्होंने बेसिकली। ठीक है, अब इस चीज को करते समय यूक्लिड ने क्या क्या किया, उन्होंने कुछ चीजों को अज्यूम किया, ठीक है, विच वर नॉट टू बी प्रूव, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो उन्होंने कुछ चीजों को अज्यूम किया कि ये चीजें अज्यूम्ड है और आपको पता है, तो आपको अलग से इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन इन्हीं चीजों को यूज करके उन्होंने मैथमेटिक्स की बाकी चीजों को प्रूव किया। ठीक है, जो अजम्पशंस थे उनको हमने क्या बोला, एक्चुअली वो थे क्या अजम्पशंस, दे वर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, कि मतलब ये चीज तो सत्य होगी ही। ठीक है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ थी ये चीजें, और उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जिनको हम आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बच्चों इन जो अजम्पशंस थे उनको सबसे पहले कहा एक्सियम्स। ठीक है, ये एक्सियम्स क्या थे, ये 7 स्टेटमेंट्स थे जिनको आपको अलग से कुछ ज्यादा दिमाग लगा के प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ टूल्स या टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, पर आप इसको पढ़ते से ही समझ जाएंगे कि हाँ ये चीजें हमेशा प्रूव होंगी या हमेशा ये चीजें सही ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेटमेंट है द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब यदि ए है बी के बराबर और बी है सी के बराबर, तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेरी सिंपल बेसिक, इसमें कोई ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। मतलब यदि दो चीजें इक्वल हैं, ठीक है, और उसमें आप इक्वल चीज ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल। मतलब अगर दो चीजें बराबर हैं और उसमें आपने कुछ बराबरी की चीज आपने जोड़ दी, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दो चीजें बराबर हैं और उसमें से कुछ बराबर की चीज सब्ट्रैक्ट करी जा रही है, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कार है, दोनों 5-5 सीटर है। ठीक है, उसमें से आप अगर 2-2 सीटें निकाल देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो अब कार में कितनी सीट बचेंगी, दोनों कार में 3-3 सीटें बचेंगी, तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही हो गए। इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब है बच्चों, यदि आप उन चीजों को एक के ऊपर एक रख देंगे, जैसे हमारे दो हाथ, ठीक है, या फिर कोई 2 रुपए के 2 सिक्के, या 5 रुपए के 2 सिक्के, या 10 रुपए के 2 नोट, अगर इनको आप एक के ऊपर एक रख देंगे और वो कोइंसाइड हो रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, एकदम बराबर, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब यदि एक पिज्जा है, एक होल पिज्जा है, उसका आप एक स्लाइस लेंगे, तो ये सबको पता है कि भाई द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वो पार्ट उस पूरे का हिस्सा है, तो वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें बराबर हैं, उनका आप डबल कर देंगे, तो भी उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में क्या आएगा, बराबर ही आएगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। मतलब आधा आधा कर दोगे तब भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो मतलब अगर आपके पिताजी 2 पेस्ट्री लाए हैं और उसको आधा आधा करेंगे, तो आप दोनों को जो हिस्से मिलेंगे, आप सिबलिंग्स को जो हिस्से मिलेंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यदि आप हाफ कर रहे हैं तो यदि दो चीजें बराबर, उनका हाफ करेंगे, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहां पर हमारे एक्सियम्स होते हैं खत्म, और हम मूव करेंगे हमारे पोस्टुलेट्स की तरफ। ठीक है बच्चों, हम अभी कहां चल रहे हैं, हम अभी यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो दो टाइप से, उसका पहला टाइप था एक्सियम्स और दूसरा टाइप है पोस्टुलेट, जिसपे हम अभी आ गए हैं। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो आप उनको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वो कहीं से भी कहीं तक बन सकती है। मतलब एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना पेन ले लेता हूं ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने का जरूरी नहीं कि एक पॉइंट यहां पे, दूसरा उसके एग्जैक्टली सामने होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अगर एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां ऊपर हो, तो भी उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। अगर एक पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां नीचे हो, तब भी मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। तो भाई साहब, पॉइंट कहीं भी हो, स्ट्रेट लाइन तो बन सकती है, जरूरी नहीं कि वो दोनों आमने सामने ही हो। ठीक है, अ टर्मिनेटेड लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में लाइन सेगमेंट बोलते हैं आजकल की मैथमेटिक्स में, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। नाउ आपको लाइन पता है क्या होती है, व्हाट इज अ लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, जिसको आप जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। उसने बोल दिया टर्मिनेटेड लाइन, मतलब उसके जो दोनों हिस्से हैं, ठीक है, वो आपने गायब कर दिए। क्या गायब कर दिए, आपने टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसको एक जगह पे खत्म कर दिया। ये हो गई टर्मिनेटेड लाइन, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की, लाइन सेगमेंट। ठीक है, समझ में आया इसको टर्मिनेटेड लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों एंड्स क्या हो गए,
टर्मिनेट हो गए मतलब गायब हो गए हैं। कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मतलब टर्मिनेट होने के बाद भी मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इधर भी मैं आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं एरोज ना भी यूज करूं तो भी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। थर्ड है अ सर्कल में बी डिस्क्राइब विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है, ये डिस्क्राइब नहीं बच्चों, यहाँ पे ड्रॉन आना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल एरर है यहाँ पे थोड़ा सा। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब आप सर्कल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने सर्कल का सेंटर ले लिया, जरूरी नहीं है कि सर्कल जब बनाना है तो पेज के सेंटर पे ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एनी रेडियस मतलब कहीं पे भी बना सकते हो, अर्थात कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना बड़ा भी सर्कल बन सकता है। तो सर्कल कितना भी बड़ा बन सकता है और कहीं पे भी बन सकता है, कोई भी सेंटर हो सकता है, कोई भी रेडियस हो सकता है। जरूरी नहीं कि सर्कल बनाने के लिए पेज का सेंटर ही हो, मैं पेज के राइट कॉर्नर पे भी यहाँ पे सर्कल बना सकता हूं और वहां पे भी सेंटर उसका ले सकता हूं और रेडियस भी कितना भी बड़ा कर सकता हूं। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉन आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब राइट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 99, तो राइट एंगल की वैल्यू बराबर है, मतलब एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट इज फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, जो कि समझना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है वो, बहुत बड़ा सा है लेकिन बहुत इजी है समझने को। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the same side on which the sum of the angles is taken together less than कितना, टू राइट एंगल्स। बहुत सारी चीजें स्टेटमेंट में लिख दी हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को इतनी सारी चीजें एक बार में समझने में और याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज सॉल्व करूंगा। सबसे पहला पार्ट यहां से, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it, कितना, पहले मैं यहां तक करूंगा। if a straight line falling on two straight lines, क्या बोल रहा है वो, if a straight line, ठीक है, is falling on two straight lines, ठीक है। तो पहले मैंने दो स्ट्रेट लाइन बनाई कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन इट, इस तरह कुछ गिर रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का मीनिंग, क्या, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये आ गई टू स्ट्रेट लाइंस पे एक फॉलिंग लाइन, ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, एक तो ये, दूसरा ये, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये चारों क्या हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन से, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ये चार हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो या तो इस तरफ के ले लो या फिर इस तरफ के ले लो, ठीक है, ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर, मतलब साथ में जोड़ लिया उनको, तो ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। एक राइट एंगल कितना होगा, 90, तो दो राइट एंगल कितने हो जाएंगे, 180, ठीक है, लेस देन टू राइट एंगल्स। अब आप देख के ही बता सकते हो कि इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का आएगा लेस देन 180, ठीक है, बिकॉज ये दोनों कम है वैल्यू में, आप मेजर कर लोगे तब भी देख सकते हो। इन दोनों का सम कितना आएगा, लेस देन 180, यहां पे कितना आएगा, मोर देन 180, मतलब कितना, टू राइट एंगल्स। तो वहां पे लेस देन 180, यहां पे मोर देन 180, तो हमें कौन सा वाला पकड़ना है, लेस देन वाला, मतलब ये साइड पकड़ना है, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइंस, अगर ऐसा हो रहा है तो देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब अगर इन दोनों लाइंस को आप जहां तक आपको मिले जगह वहां तक अगर आप एक्सटेंड करते जाएंगे तो इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, अगर आप प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली तो दो ऑप्शन है बच्चों, या तो इस तरफ कर दो या इस तरफ कर दो, तो यहां पे भी आप इसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मीट ऑन द साइड्स which the angles, the sum of angles is together taken less than two right angles, मतलब किस साइड पे मीट करेंगे, जहां पे सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब दो साइड थे, या तो इस साइड मीट करते या तो उस साइड मीट करते, तो किस साइड मीट करेंगे, जहां पे सम ऑफ एंगल्स लेस देन 180। आप यहां पे भी देख सकते हैं बच्चों, अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों आगे जाके मिल रहे हैं। समझ में आया क्या किया हमने,
एक बार फिर से कि अगर दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, उस पर तीसरी लाइन गिर रही है, तो वो साइड जहां पे सम ऑफ एंगल्स जोड़ने पे 180 से कम आ रहा है, तो 3 और 4 का यहाँ पे लेस देन 180 से कम आ रहा है, यहाँ पे 1 और 2 का मोर देन 180 आएगा। अगर आप मेजर करेंगे तो भी, तो वो साइड जहां पे सम ऑफ एंगल्स लेस देन 180, वहां पे वो साइड्स को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे इंडेफिनेटली, तो वो दो लाइंस पक्का मीट करेंगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है और ये हमारा बेस बनता है किसका? पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, व्हिच इज यूक्लिड यूज द टर्म पोस्टुलेट। अब बता रहे हैं कि वो दो अदम्पशंस को पोस्टुलेट और एक्सियम क्यों नाम दिया। तो भाई पोस्टुलेट किसको बोलते हैं? वो अदम्पशन जो कि ज्योमेट्री में यूज होंगे, मतलब वो राइट एंगल्स 90 डिग्री बराबर होते हैं, वो क्या आप संस्कृत में यूज करोगे, साइंस में यूज करोगे, इंग्लिश में यूज करोगे? नहीं। नॉर्मल लाइफ में कहीं यूज करोगे? इतना ज्यादा नहीं। कहां स्पेसिफिकली यूज करोगे? कौन सी फील्ड में? जहां पे आपको ज्योमेट्री का उपयोग करना है। बट एक्सियम्स कैन बी यूज अदरवाइज, मतलब ज्योमेट्री के बाहर, अर्थात अर्थमेटिक में, एल्जेब्रा में भी ये वाले कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं। तो पोस्टुलेट्स किसके लिए? खाली ज्योमेट्री के लिए अलग से बनाए गए थे, और एक्सियम्स सब जगह पे यूज होते हैं, ज्योमेट्री में भी और ज्योमेट्री के बाहर में भी, मतलब मैथ्स की अदर ब्रांचेस में भी, जैसे अर्थमेटिक हो गया, एल्जेब्रा हो गया, एक्सेट्रा। समझ में आया बच्चों? स्क्रीन करेंगे क्लियर। लास्ट हमें थ्योरम की परिभाषा भी इस चैप्टर में पता चली है। थ्योरम क्या बोलता है भाई? थ्योरम की डेफिनेशन है, अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रुथ हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकल कहानी है, एक मैथमेटिकल परिभाषा है जिसका जो सीक्वेंस है, मतलब उसका जो असर है, उसका जो रिजल्ट है, वो लॉजिकली स्टैब्लिश हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा है कि भैया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, दैट इज आवर फेमस पाइथागोरस थ्योरम, तो वो ये रिजल्ट कैसे आता है, उसकी पूरी जानकारी इस थ्योरम के प्रूफ में आपको मिल जाती है। उसकी पूरी जानकारी कहां मिल जाती है? इस थ्योरम के आपके प्रूफ में मिल जाती है। समझ में आया बच्चों? क्या होगा यहां पे? तो भाई थ्योरम क्या होती है? किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आया, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रूफ। अगर आप क्लास 9 की बात करें तो आपके पास लाइंस एंड एंगल्स में थ्योरम है, जैसे कि सपोज व्हाट डू कॉल इट, वर्टिकल एपोचियल एंगल्स बराबर होते हैं या लीनियर पेयर होता है, तो वो कैसे होते हैं, उसका पूरा प्रूफ है, उसका पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि ये स्टेप के बाद ऐसा करने पे हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल लाइफ में कहूं, तो अगर खाना गिरा दोगे या फिर मैथ्स में मार्क्स कम लाओगे तो आपको घर पे पिटाई पड़ने के चांसेस। तो थ्योरम क्या है भाई? पिटाई पड़ेगी, लेकिन कैसे? उसके लिए पूरा सीक्वेंस है। आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, वीडियो रेगुलरली वॉच नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको डाउट्स होंगे तो फिर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर घर पे धमाधम। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है। इसमें ऐसे नहीं हो कि धमाधम पहले हो जाए मार्क्स बाद में, ये नहीं हो सकता, पहले सीक्वेंस में जाओगे आप। ठीक है, चलो स्क्रीन क्लियर। नाउ प्रेजेंट डे ज्योमेट्री, आजकल जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, वो काफी रिफाइन हो गई है। इन सेंस पहले के मामले में कितनी चीजें आज के टाइम पर रिलेवेंट है, उतना ही हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जितना आप पढ़ रहे हैं वो जितना एक्चुअल ज्योमेट्री था इतिहास में उससे काफी कम है, और जितना आपके लिए रिलेवेंट है और जरूरी है समझना, उतना ही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैथमेटिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सियम्स, डेफिनेशन एंड अनडिफाइंड टर्म्स। तो आज के टाइम में हमारे पास मैथ्स में क्या क्या है? हमारे पास कुछ एक्सियम्स है जो हमने अभी देखे, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, कुछ अनडिफाइंड टर्म्स भी हैं, मतलब इतने सालों के इतिहास के बाद भी हम कुछ चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए हैं। वो क्या क्या है? पॉइंट, लाइन, प्लेन। इनको आप डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए वो चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए ये चाहिए, तो प्रॉपर लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट क्या होता है भाई? एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ पॉइंट्स। अच्छा, तो फिर लाइन क्या होती है? द कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। तो अपने पॉइंट को डिफाइन करने के लिए लाइन का यूज किया, लाइन को डिफाइन करने के लिए पॉइंट्स का यूज किया, तो वो प्रॉपर एस्टैब्लिश डेफिनेशन नहीं हुई। तो इनको हमने मान लिया है कि ये अनडिफाइंड ही रहेंगे, कोई भी मैथमेटिशियन इनको डिफाइन नहीं कर पाया है। आप लोग ट्राई करना कभी टाइम मिले तो। ठीक है, अ स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? पॉइंट है, तो हम ऐसे ही बताते सर व्हाट इज अ पॉइंट, ये इसकी कुछ डेफिनेशन नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, कुछ नहीं है, ना डायमेंशन है, कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? सर ये है पॉइंट, अनडिफाइंड है, ये है लाइन। ठीक है, तो पॉइंट, लाइन और प्लेन को हमने क्या मान लिया? एक 3 अनडिफाइंड टर्म्स मान लिए। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शंस इन इट, मतलब
वहां पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। अब भाई एग्जाम्स तो 7 हैं, ठीक है, अब आप ऐसे चाहें तो 14, 15, 20 एग्जाम्स बना दे, लेकिन भाई एग्जाम्स कैसे बनते हैं, इसे रैंडमली मन से नहीं बन जाते, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए वो। मतलब हर एक पॉसिबल केस में आसाम से लेकर राजस्थान तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सब जगह पे वो एप्लीकेशन वो एग्जाम लागू होना चाहिए। मतलब अगर सपोज एग्जाम है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो वो पूरे देश में या पूरे विश्व में लागू होता है। खाली आप अपने मन से बना दो कि मैंने ये एग्जाम बोल दिया कि भैया सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल एंगल होगा तो वो 60 डिग्री ही होगा, तो ये एग्जाम आपने बोल दिया, क्या बोल दिया आपने कि अगर कोई एंगल है जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल 60 होंगे, ठीक है, तो ये आपने एग्जाम बना दिया। पर क्या ये हर एक केस में ट्रू है? नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, ट्रू स्टैंड नहीं करेगा, तो उसको आप कंसिस्टेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिट केस नहीं आना चाहिए। यदि एक भी अपोजिट केस आ गया तो हम ये मान लेते हैं कि वो एग्जाम कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्सियम्स एंड थ्योरम्स दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम देम, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे जो एक्सियम्स है और जो थ्योरम्स है उसमें कंसिस्टेंसी कैसे आती है, जब आपके सारे रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे। ऐसे मन से कुछ भी नहीं बना देना है, समझ में, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम, ये क्या होगा, ये हमने प्रेजेंट डे ज्योमेट्री में बाद में डेवलप किया है, हमारे यूक्लिड बाबा के आने के बाद। क्या बोला उन्होंने कि अगर 2 पॉइंट है तो उनसे एक ही लाइन पास होगी, ठीक है, समझ में आया। अगर 2 पॉइंट है तो उनके बीच में एक ही लाइन पास होगी, ठीक है सर। लेकिन सपोज ये आपका क्लासरूम है और ये वॉशरूम है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ज्योमेट्री का रियल लाइफ में। तो जब क्लासरूम से वॉशरूम जाना हो तो एक ही रास्ता है, ठीक है, बट लेकिन जब वॉशरूम से वापस क्लासरूम जाना हो तो पहले प्लेग्राउंड, फिर ऑफिस, फिर दोस्त की क्लास, घूम के फिर आधे घंटे बाद आप क्लास पहुंचते, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो सर ये मिल तो गई, ये लाइन है क्या, ये तो कर्व है ना, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो टेक्निकली तो वॉशरूम से वापस क्लासरूम जाने का भी एक ही रास्ता स्ट्रेट, लेकिन ये तो आप घूम के जाते हैं, तो ये कर्व नहीं काउंट होते, घूमना काउंट नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, समझ में आया। चलिए हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 डिस्टिंक्ट लाइन में क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये नहीं है स्ट्रेट लाइन, ये चलो ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन, तो उनमें कितना कॉमन पॉइंट है, एक ही। सर इस लाइन को घुमा के यहां ले आए तो तुम्हारा कान घुमा के मोड़ देंगे, तो ऐसा अलाउड नहीं है भाई। लाइन बोला, स्ट्रेट लाइन सीधी होनी चाहिए। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा भाई, जो सीधा चल रहा है, काहे यूटर्न मरवा रहे हो उसको, यूटर्न नहीं मारना है ना, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें खाली, तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बेसिकली स्टेटमेंट का एक और मतलब। प्ले फेयर एक्सियम, बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर 5 है उसमें आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जस्ट नीचे प्ले फेयर एग्जाम दिया, जिसको आमतौर पे बच्चे अवॉइड करते थे। वो जो एग्जाम है वो भी यूक्लिड की बताई हुई एग्जाम नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए रिजल्ट्स के बाद जो मैथमेटिशियन ने रिसर्च की, उनके पढ़ाई को आगे बढ़ाया, उससे मिली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्ले फेयर एग्जाम बोलते हैं, जो कि आपकी यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब वहां से डिराइव किया हुआ एक और रिजल्ट है। तो उसको भी आप पढ़ लिएगा, पढ़ना जरूरी है और समझना भी जरूरी है, तो उस बात का हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आया बच्चों? स्क्रीन करेंगे क्लियर, ठीक है, मूव करेंगे हम आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यूक्लिड सेकंड एक्सियम, ब्रैकेट में लिखा है एज पर ऑर्डर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9, मतलब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सेकेंड एक्सियम कौन सा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये तो कौन सा है, फर्स्ट एक्सियम है, ठीक है। आपको कौन सा पूछा उसने, आपको उसने पूछा सेकेंड एक्सियम बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, क्या ये सेकेंड एक्सियम है, हाँ ये हमारा सेकेंड एक्सियम है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। इफ इक्वल्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये थर्ड एक्सियम है, और थिंग्स विच आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर आर, ये होता है शायद 5th या 4th, एग्जैक्टली मुझे भी सीक्वेंस याद नहीं, लेकिन सेकंड तो ये इतना मुझे पता है, पहले 3 तो यही है, ठीक है, ये शायद 4th है। चलो स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन पे।
तो आपको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों, पूरे चैप्टर की थ्योरी अच्छे से रीड करके फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करिएगा, आपको टाइम कम लगेगा और इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज, मैं बिना ऑप्शन देके ही बोल सकता हूं ऑप्शन डी है, बिकॉज उसका स्टेटमेंट ही सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। द होल गिवन द पार्ट, ये तो पोस्टुलेट नहीं, ये क्या, ये तो एक्सियम है। अ सर्कल में भी डिस्क्राइब विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यस ये करेक्ट है, लेकिन ये पोस्टुलेट कौन सा है, लेकिन ये सेकंड पोस्टुलेट है, ठीक है, सेकंड या थर्ड, फिफ्थ तो नहीं है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1, ये भी पोस्टुलेट है लेकिन फिफ्थ नहीं है। फिफ्थ पोस्टुलेट हमें पता है ये बड़ा वाला है जिसमें बहुत सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, समझ में आया। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सैंपल क्वेश्चन 3 है बच्चों, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर, क्या होता है स्टेटमेंट पढ़ते समझ में आता है, इक्वल। तो ये भी हो गया हमारा एमसीक्यू सॉल्व, मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। सैंपल क्वेश्चन 4, एक्सियम्स आर अज्यूम्ड, इनमें से कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, यस दिस इज व्हाट वी नो, बट हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। एक्सियम्स आर अज्यूम्ड यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये वाले ये तो पोस्टुलेट होते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सियम चाहिए, तो ये तो पोस्टुलेट की परिभाषा है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ऑप्शन ए अभी तक सही जा रहा है। थ्योरम्स डेफिनेशन, एक्सियम्स आर अज्यूम्ड थ्योरम्स, नहीं, थ्योरम्स को तो हम प्रूव करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो किसी चीज को डिस्क्राइब करने का तरीका है, तो उसका एक्सियम से कोई कनेक्शन नहीं है। स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। सैंपल क्वेश्चन 5, जॉन इज सेम एज एज मोहन, तो जॉन की एज मोहन के बराबर है, ठीक है। राम इज ऑल्सो एज सेम एज मोहन, तो मोहन की एज राम के बराबर, राम की एज मोहन के बराबर है, मतलब स्टेट द यूक्लिड एक्सियम दैट इलस्ट्रेट्स द रिलेशन बिटवीन जॉन एंड राम, कौन सा एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, कौन सा एक्सियम है, फर्स्ट एक्सियम। बच्चों आपको एक्सियम का सीक्वेंस याद होना चाहिए, गलती नहीं करनी है, ठीक है। और यूजुअली पता है कंफ्यूज क्या होते हैं, चौथे या पांचवें में, शुरू के 3 याद हो जाते हैं, लास्ट के 2 याद हो जाते हैं, चौथे पांचवें में बच्चे कंफ्यूज, तो वहां पे ध्यान रखना। फिफ्थ एक्सियम कौन सा है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, छोटा वाला, ठीक है। चलो next is question sample question 6, which is if a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it whole sum कितना, whose sum is 120 degrees, then the straight lines if produced indefinitely meet on the same side of angles is, बच्चों ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसमें खाली वैल्यूज पुट कर दिए। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, ये हमारा हो गया, मेक्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, तो हम 180 से कम है, मतलब लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं जहां पे सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। तो लाइंस कहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स इज क्या लिखा है, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली द मीट ऑन द साइड विद द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, ये आपने खत्म कर दिया, लेस देन 120 डिग्री नहीं, सॉरी, हम इसको करेंगे साफ, हमारा ऑप्शन क्या होगा, इज इक्वल टू 120 डिग्री, उस साइड पे मीट करेंगे जहां पे सम ऑफ एंगल्स इज 120 डिग्री की तरफ जा रहा है। फिर से स्टेटमेंट में क्या बोला था, 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक उस पे गिर रही है, इन दोनों का सम है 120 डिग्री, कितना है, क्वेश्चन में हमारा जो एक्चुअल पोस्टुलेट है उसमें कितना बोलता है, उसमें बोलता है लेस देन 180, तो क्या यहाँ पे भी लेस देन 180 है, हाँ 120 है मतलब लेस देन 180 है, तो वो किस तरफ मीट करेंगे, उस तरफ जहां पे सम होगा 120 के बराबर, उससे कम थोड़ी करना है, 120 तो दिया ही है तो उससे कम कहां से करेंगे, इसलिए इक्वल टू 120 डिग्री। वो स्टेटमेंट में जब आप पढ़ते हैं तो लेस देन 180 होता है, तो मतलब हम कई बार अक्सर ये गलती कर सकते हैं जल्दी जल्दी में कि लेस देन 120 मार्क कर दिया, हाँ इज इट इक्वल टू 120 डिग्री, उतना ही है उसका सम, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता। वो तो पोस्टुलेट क्योंकि सारे केसेस को कवर करना चाहता है इसलिए उसने डिफाइन किया कि लेस देन 180 होना चाहिए, मतलब 180 से कम वाले सारे केसेस में सेम ही चीज होगी, ठीक है बच्चों। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स, कहां जाना है आपको, सॉलिड से पॉइंट्स पे जाना है, कैसे जाओगे, तो पहले आपके पास सॉलिड जाएंगे, ठीक है, सॉलिड में से आप किस पे कूदोगे, सरफेसिस पे कूदोगे, अर्थात जैसे अगर ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से सरफेसिस पे कूदूंगा, तो ये गायब करके क्या आ जाएगा, खाली एक फ्रंट सरफेस सपोज मैंने पकड़ ली, ठीक है, सरफेसिस से कहां पे आओगे, सरफेस से आओगे आप लाइंस पे, तो ये भी गायब, ये आ गया लाइन पे, ठीक है, लाइन से फिर कहां होगे, लाइन को भी जब आप गायब करोगे आपके पास क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, तो सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन, लाइन से पॉइंट्स, तो ऑप्शन ए वुड बी अ करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। हम लोग क्या करें,
बड़े से छोटे पे जा रहे हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है बच्चों, द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सॉलिड हैज, नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सॉलिड हैज, कितने डायमेंशन होते हैं बच्चों? देखो किसी आपको अगर सॉलिड के बारे में आपको बताना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको उसका शेप पता होना चाहिए, मतलब वो रेक्टेंगल शेप में है, उसके सरफेस या फिर किस शेप में है, ठीक है। तो एक हो गया सरफेस, ठीक है। एक हो गया साइज, कितना बड़ा और कितना छोटा है, और एक हो गया पोजीशन, कहां पर है, ठीक है। या आप ऐसे भी देखें तो एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट। तो कितने डायमेंशन हो गए? 3। सॉलिड्स के 3 डायमेंशन होते हैं। समझ में आया बच्चों? स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। डायमेंशन ऑफ अ सरफेस, सरफेस मतलब एक मान लो ये शीट ऑफ पेपर है, दिस इज अ सरफेस, ठीक है। इसके डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ, तो मतलब कितने हो गए? 2, ठीक है। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। डायमेंशंस ऑफ अ पॉइंट, लेंथ ब्रेथ हाइट, कुछ दिख रहा है? नहीं, तो कितने डायमेंशंस? 0, कुछ भी नहीं है ना, इसकी लेंथ है ना, ब्रेथ है ना, हाइट है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पे। 5, यूक्लिड डिवाइडेड इज फेमस टेस्टाइज द एलिमेंट्स इनटू, कितने चैप्टर्स थे भाई यूक्लिड की किताब में? यूक्लिड की पूरी जो किताब में थी उसमें 13 चैप्टर्स थे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी पार्ट है बच्चों, ये चैप्टर का रीड करके ये एमसीक्यू सॉल्व करें, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन द एलिमेंट्स पर कितने हुए थे? टोटल हुए थे 13 चैप्टर्स के मिला के, अलग अलग प्रोपोजिशंस बेसिकली थ्योरम्स थी, उसने कितनी प्रूफ की थी सब मिला के, सारे गीक से इकट्ठा करके, पूरे वेस्टर्न यूरोप से इकट्ठा करके, पूरे यूरोप से 465, ठीक है। आपको भी याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो 13 चैप्टर एंड 465 प्रोपोजिशंस या थ्योरम्स हम कहते हैं। बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड आर, ठीक है। क्या बोला है? बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड आर, बाउंड्रीज मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, किसी भी सॉलिड की बाउंड्री, सॉलिड कहां पे खत्म हो रहा है? ये जगह पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे सरफेसेस, ठीक है। सॉलिड की बाउंड्री को आप क्या बोलते हो? सरफेसेस, ठीक है। ये सब आपके थ्योरी में गिवन है। क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड, ये हमारी सपोज एक सरफेस है, क्या सरफेस की बाउंड्री को सरफेस बोलेंगे? नहीं। क्या सरफेस की बाउंड्री खाली लाइन बोलेंगे? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज देखो लाइन क्या होती है? स्ट्रेट होती है, पर ये तो यहां मुड़ रही है, ठीक है। और जब कोई चीज मुड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व्स बोलते हैं। तो बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेसेस आर कॉल्ड कर्व्स। समझ में आया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारे प्राचीन भारत में, हमारा हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर इन रेशियो ऑफ, आपको ब्रिक्स का रेशियो बताना है, तो बेटा आपकी बुक में ये गिवन है, रेशियो वाज 4:2:1, ठीक है। मतलब 4 लेंथ, 2 ब्रेथ एंड 1 हाइट, ऐसा कुछ उसकी ब्रिक की डायमेंशन थी, आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में है ये। एग्जैक्ट ब्रिक मेरे से बनी नहीं है, ठीक है। समझ में आया? रेशियो कितना था? 4:2:1, ये आप चेक कर लेना, आपकी बुक्स में है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज, पिरामिड देखा है आपने बच्चों? आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप नहीं तो गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं। पिरामिड्स हैं हमारे कंट्री में, इजिप्ट में है पिरामिड, ठीक है। उसका बेस कैसा हो सकता है बच्चों? पिरामिड 2 तरीके से हो सकता है, आपने अगर कभी आपके स्कूल की फिजिक्स लैब में देखा होगा तो एक हो सकता है ट्राइंगल बेस पे, और एक हो सकता है स्क्वायर बेस पे, या फिर हो सकता है रेक्टेंगल बेस पर भी, ठीक है। तो ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो मतलब कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? ये तीनों हमारे ऑप्शन, एक कोई भी एक ऑप्शन सारी चीजों को कवर नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी होगा एनी पॉलीगॉन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ट्राइंगल भी, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी। आपके स्कूल की फिजिक्स लैब में ये सारे होते हैं, कभी आप देख सकते अगर जाओगे स्कूल तो, अभी रिसेंटली। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, द साइड्स ऑफ द पिरामिड आर, लेकिन साइड्स कैसे होते हैं इसके? साइड्स हमेशा फिक्स होते हैं, किस शेप में होते हैं? ट्रायंगल। तो उनके ऊपर ही, ट्रायंगल के ऊपर 3 ट्रायंगल जमा दिए तो भी चल जाएगा, अगर आपने स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल जमा दिए तो भी चल जाएगा। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएंगे, पिरामिड आप डाल सकते हो, ठीक है। द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहां पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स है, ठीक है, जो बहुत पहले हमारे लाइक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो तब के जमाने में बनाए गए थे जब इतना ज्योमेट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतने टूल्स, इतने टेक्निक्स नहीं बनाए गए थे, ठीक है, इसलिए वो काफी अच्छा स्टडी टॉपिक हो सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इट इज नोन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड, टू थिंग्स वर इक्वल
एंड आपने दोनों साइड्स पे कुछ एक्स्ट्रा दोनों साइड पे बराबर बराबर ऐड कर दिया, उधर भी z ऐड किया, इधर भी z ऐड किया। ये कौन सा यूक्लिड का एक्सियम है आपको वो बताना है। तो व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो व्हेन इक्वल्स दैट इज z इक्वल टू z, ठीक है, आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। कौन सा एक्सियम है बच्चों? ये सेकंड एक्सियम है। तो हम किस पे मार्क करेंगे? ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड एक्सियम। स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इन एंशिएंट इंडिया द शेप ऑफ अल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स आर वर। कौन से शेप के थे बच्चों? ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो उनके शेप्स जैसा आज भी देखते हैं काफी जगहों पे, व्हेन यू गो टू टेम्पल्स और व्हेन यू गो टू मॉस्क और एनीवेयर यू कैन फाइंड द शेप्स ऑफ दीस प्लेटफॉर्म्स कैन बी स्क्वायर्स और सर्कल के शेप में, ठीक है। अगर आप गुरुद्वारा जाते तो वहां भी आपको दिख जाएगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उन्हें स्क्वायर शेप से रेक्टेंगल शेप बॉक्सेस पे रखा जाता है, स्क्वायर शेप सॉरी, उसके ऊपर उनका स्थान बनाया जाता है, ठीक है। तो वो प्रथा आज भी चलती आ रही है काफी जगहों पे, ठीक है। टेम्पल्स में देखेंगे कि सर्कुलर शेप होता है जिसको लोग राउंड राउंड करते हैं। यहाँ आप देखते हैं काफी बार ट्रीज के आसपास भी ऐसे सर्कुलर बाउंड्री बना दी जाती है, प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं जहाँ पे लोग आराम से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट पे। और ये तब से जब से ज्योमेट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत पहले से ये प्रथा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, द नंबर ऑफ इंटर वुमेन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन अ श्री यंत्र इन द अथर्ववेद। बच्चों हमारे अथर्ववेद में एक श्री यंत्र का विवरण है, एक श्री यंत्र के बारे में बताया गया है जिसमें ट्रायंगल्स को यूज करके बनाया जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को। उसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं ये भी उसमें दिया हुआ है, आपकी थ्योरी में ये पार्ट है जिसका आंसर है 9 होते हैं। कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 9 ट्रायंगल्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई ट्राइंगल के 3 साइड से उससे कनेक्टेड सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? भाई 9 ही तो है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल के 3 साइड, तो आंसर होगा 9। 15 ग्रीक्स एम्फसाइज्ड ऑन। ग्रीक्स लोगों ने क्या किया था जिससे ज्योमेट्री में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? उनने ना सिर्फ ज्योमेट्री यूज की बट उसे किसी चीज के होने के पीछे के इवेंट्स को पता लगाया थ्रू डिड्यूस्ड रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब आप उस चीज के होने के चीजों को फाइंड करते हैं कैसे हुए वो, तो रीजनिंग का उनका तरीका था डिडक्टिव था, ठीक है, इंडक्टिव नहीं था, ठीक है। मतलब डिटेल में जाने के बाद उन्होंने सॉल्व किया। चलिए आगे हम यूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे मूव क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, इन एंशिएंट इंडिया अल्टर्स व कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम वर यूज्ड फॉर। किस काम के लिए यूज होता है? ये हमने इसी में देखा था, किस काम के लिए? पब्लिक वर्शिप के लिए यूज होते थे और हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए भी यूज होते थे। तो आप ऑप्शन बोथ ए एंड बी मार्क कर सकते हैं इसमें बच्चों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए एंड बी बोथ, क्योंकि पब्लिक वर्शिप के लिए भी यूज होते थे और हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए भी यूज होते थे। चलो स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री। कौन से कंट्री के थे यूक्लिड? भाई ये हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री के थे, ग्रीस के थे वो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट थेल्स कौन सी कंट्री के थे? थेल्स भी सेम कंट्री ग्रीस से ही आते थे और इसलिए यूक्लिड इतने अच्छे से ज्योमेट्री को डेवलप कर पाए बिकॉज दोनों सेम कंट्री से थे, तो उन्हें पता चल रहा था कि उनके आसपास मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है। पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके चैप्टर का ही पार्ट है कि पाइथागोरस थ्योरम किसके स्टूडेंट थे? ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ थेल्स, ठीक है। तो थेल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मॉडर्न डे ज्योमेट्री में, ठीक है। थेल्स ने जो चीजें बताई उसको यूक्लिड ने प्योरीफाई करके और अच्छे से लिख के हमारे लिए प्रेजेंट किया। पाइथागोरस ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम दी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, इन तीनों का बेसिकली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पूरे मैथमेटिक्स में। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। इनमें से किसको प्रूफ करना पड़ता है? एक्सियम्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। पोस्टुलेट क्या होते हैं? ज्योमेट्री के दुनिया के ट्रुथ, ठीक है। एक्सियम्स पूरी दुनिया के ट्रुथ, पूरी मैथमेटिक्स के दुनिया के ट्रुथ, पोस्टुलेट ज्योमेट्री की दुनिया के ट्रुथ, ठीक है। तो ये दोनों तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो जैसा कहा है वैसा ही होगा, मतलब सत्य है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन किसी चीज को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे वर्ड्स के फॉर्म में बता रहे हैं, तो फिर ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर? ऑप्शन ए थ्योरम। और हमें थ्योरम को प्रूफ भी करना पड़ता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रूफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम, मतलब ये प्रूफ, ये थ्योरम आई कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। ये किस फॉर्म में कहा गया था उन्होंने? इन्होंने पोस्टुलेट के फॉर्म में कहा था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ये कहां कहा था उन्होंने? पोस्टुलेट में कहा था, क्योंकि राइट एंगल्स खाली ज्योमेट्री का पार्ट है, पूरी मैथमेटिक्स में इतने यूज नहीं होते, ज्योमेट्री में ज्यादा यूज होते हैं।
22 लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, लाइन्स आर, इनमें से क्या हो सकता है, क्या ये एक्सियम है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्या ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल कब होंगी, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि लाइन्स पैरेलल कब होंगी, लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, यहां आप कोई चीज को डिफाइन कर रहे हैं, आप लाइन्स पैरेलल कब होंगी उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि वो कब होंगे पैरेलल, जब दे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये एक डेफिनेशन हो गया, ये एक प्रूफ क्यों नहीं, क्योंकि इसमें आपने कुछ प्रूव ही नहीं किया, ठीक है, पोस्टुलेट क्यों नहीं है, बिकॉज यहां पे चीजें आपस में कुछ सॉल्व नहीं हो रही है, कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, खाली एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट मिल रहा है हमें, तो ये क्या है, बेसिकली एक डेफिनेशन है जो कि डिफाइन कर रही है किसको, पैरेलल लाइंस को डिफाइन कर रही है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म नहीं होगा, बिकॉज मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा आपके ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। बच्चों मैग्नेट ब्रेन्स खाली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कई बार दिक्कत होती है, बिकॉज हमारे बहुत सारे वीडियोस अलग अलग क्लास के एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्यूशन लाए हैं, जिसमें magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, वो आप गूगल पे देख सकते हैं, जहां पे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। काम आसान कैसे हो जाता है, बिकॉज हमने क्लास वाइज आपके वीडियोस को और कंटेंट को डिवाइड कर दिया है। तो आप जिस क्लास का जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर क्लास 9th पढ़नी है तो मैं क्लास 9th पे क्लिक करूंगा, तो मुझे क्लास 9th का सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, तो मुझे यूट्यूब पे ढूंढने की या घूमने की जरूरत नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट के सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास 9 के एग्जाम्पलर के वीडियोस देखने हैं तो आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली क्लास 9 के एग्जाम्पलर वीडियोस मिल जाएंगे, दैट टू चैप्टर वाइज, ठीक है। जब आप किसी भी एक चैप्टर के उस पर क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर्स खुल के आपको इजीली एक्सरसाइज वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, साथ में आपको हमारा कंटेंट भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वीडियो चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का, इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, साथ में आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर हो रहा है समाप्त, और हमारे वीडियो के एंड पे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको रिवीजन हमारे 5th चैप्टर का और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो। मैं आपका मैथ्स मेंटर राहुल आज के लिए यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, थैंक यू।